जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पटेल फेस पे। डियर स्टूडेंट, आज आप सभी को फिर से हम ऑप्टिक्स से ही रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। और ये जो क्लास होगा बच्चों, इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित है 1 से 2 नंबर का तो आता ही है। 1 नंबर हमेशा पूछा जाता है, 2 नंबर में भी कई बार पूछा जाता है, जिसमें आज हम आप सभी को क्रिटिकल एंगल के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों, जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले आप उसको देखेंगे, इसके बाद आप इसे देखेंगे तो आपको समझने में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जैसे बच्चों आप सभी को पता होगा कि हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में 2 चीज पढ़े हुए थे, एक क्रिटिकल एंगल और दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। क्रिटिकल एंगल क्या होता है बच्चों? क्रिटिकल एंगल एक ऐसी एंगल होता है जिसमें जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो उस केस में एक ऐसा पार्टिकुलर एंगल जिस पर लाइट जब इंसिडेंट करती है डेंसर मीडियम में, तो उसका जो रिफ्रैक्शन होता है रेयर मीडियम में, वो एंगल नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना लेता है। या यूं समझिए कि रिफ्रैक्टेड रे सरफेस को ग्रेजिंग करते हुए चला जाता है। यही एंगल मेरा क्रिटिकल एंगल कहलाता है। और उस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर जब भी लाइट पास करता है तो उसमें रिफ्रैक्शन की घटना नहीं होता है, बल्कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो में देख सकते हैं। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले वाला वीडियो, तो आप सभी को उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप पहले उसको देख लेंगे फिर इसको आप देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिटिकल एंगल, यानी क्रिटिकल एंगल कितने प्रकार की। तो बच्चों क्रिटिकल एंगल अगर हम ऐसे देखें मीडियम के हिसाब से, तो जैसे एक रेयर मीडियम एक डेंसर मीडियम, अगर इन दोनों के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 प्रकार के क्रिटिकल एंगल यहाँ पर बनेगा। एक क्रिटिकल एंगल बनेगा बच्चों जिसको हम लोग रिलेटिव क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, और एक क्रिटिकल एंगल जिसको हम लोग एब्सोल्यूट क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है रिलेटिव क्रिटिकल एंगल में और एब्सोल्यूट क्रिटिकल एंगल में, ये आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों एब्सोल्यूट क्रिटिकल एंगल जो हमारा होता है वह एक ऐसी क्रिटिकल एंगल होता है जिसमें एक मीडियम जो हमारा रेयर मीडियम होता है उसको हम फिक्स कर देंगे, एयर होगा या नहीं तो वैक्यूम होगा। लेकिन दूसरा मीडियम कोई भी मीडियम रख सकते हैं, चाहे ग्लास हो, वाटर हो, डायमंड हो या किसी और प्रकार के मीडियम हो। ठीक है, ये हमारा एब्सोल्यूट की बात बोले। लेकिन रिलेटिव क्रिटिकल एंगल में क्या होगा, 2 मीडियम होगा बच्चों, इससे दोनों मीडियम अलग अलग, पहला मीडियम कुछ और है, दूसरे मीडियम कुछ और है। ये वहां पर 2 अलग अलग मीडियम में अगर हम लोग क्रिटिकल एंगल निकालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा रिलेटिव क्रिटिकल एंगल। तो दोनों के बारे में चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो पहले जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, पहले हम लोग आज भी पढ़ेंगे रिलेटिव क्रिटिकल एंगल के बारे में, उसके बाद एब्सोल्यूट क्रिटिकल एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जिसका नाम है रिलेटिव क्रिटिकल एंगल। रिलेटिव क्रिटिकल एंगल, रिलेटिव क्रिटिकल एंगल। रिलेटिव क्रिटिकल एंगल के बारे में अब ध्यान से समझिए। रिलेटिव क्रिटिकल एंगल होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर एक लाइन खींच लेते हैं। एक ऐसा लाइन है बच्चों जो 2 मीडियम को ये सेपरेट कर रहा है। एक ऐसा लाइन हम लोग खींचेंगे जो यहाँ पर 2 मीडियम को ये सेपरेट करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर हम एक लाइन खींच दिए और ये लाइन 2 मीडियम को जो है सो सेपरेट करेगा। मान लीजिए बच्चों कि ऊपर पर हमारा रेयर मीडियम है, ठीक है, और ये जो बच्चों रेयर है, चूंकि यहाँ पर तो रिलेटिव बना रहे, ऊपर का जो मीडियम रेयर है उससे हम लोग मीडियम फर्स्ट बोलेंगे और नीचे के मीडियम को हम लोग मीडियम सेकंड बोलेंगे। ठीक है, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1, नीचे की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा बच्चों μ2 हो जाएगा। ऊपर का रिफ्रैक्टिव μ1, नीचे की रिफ्रैक्टिव यहाँ पे μ2 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे समझिए यहां पर एक्चुअली ऊपर पर रेयर है, नीचे डेंसर है। ऊपर की मीडियम थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा नीचे से, क्योंकि नीचे हमको डेंसर बनाना है बच्चों। तो यहां पर हम लोग एक चीज लिख सकते हैं हेयर
कि μ2 का वैल्यू ज्यादा है यहाँ पर μ1 से, ये ज्यादा है किससे, तो μ1 से। हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, और यह रे ऑफ लाइट किस प्रकार से इंसिडेंट होने वाला है आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट इधर से आया, इंसिडेंट किया बच्चों। चूंकि ये जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया है यह क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट किया है, ये वाला जो हमारा है वह क्रिटिकल एंगल पर लाइट इंसिडेंट किया है, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल पर जब भी लाइट इंसिडेंट करता है तो यहाँ पर ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चला जाता है, यानी ये सरफेस को ग्रेजिंग करते हुए चला जाता है। हम लोग चूंकि रिलेटिव क्रिटिकल एंगल पर है बच्चों, इसलिए दो मीडियम है, दोनों अलग अलग मीडियम है। जैसे सपोज कीजिए ऊपर पर वाटर होगा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, नीचे ग्लास ले लेंगे 1.5 होता है, तो ऊपर पर एयर नीचे डेंसर। या ऊपर पर जैसे मान लो कि ग्लास होगा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, नीचे डायमंड हो सकता है कि नहीं, क्योंकि नीचे हमें डेंसर बनाना है उसको, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखिए इसमें हम लोग क्या करने वाले बच्चों, हमें क्रिटिकल एंगल यानी ये जो CR है ये हमारा क्रिटिकल एंगल है, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। हम लोग यहाँ पर स्नेल्स का लॉ अप्लाई करेंगे, और स्नेल्स का लॉ अप्लाई करेंगे चूंकि लाइट डेंसर से रेयरर के तरफ जा रहा बच्चों, इधर से जा रहा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर है μ2, तो μ2 इंटू में साइन CR बराबर ऊपर पहुंच जाएगा μ1 इंटू में साइन 90 डिग्री, और साइन 90 यहाँ पर बच्चों 1 हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर अगर हम निकाल ले साइन CR इज इक्वल टू μ1 अपॉन में μ2, μ1 अपॉन नीचे से आ गया बच्चों μ2। अगर क्रिटिकल एंगल निकाले CR की वैल्यू तो साइन इधर जाएगा, इनवर्स लग जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हो जाएगा CR की जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पर μ1 अपॉन μ2 हो जाएगा, ठीक है। और इस वैल्यू को, इस फॉर्मूला को हम रिलेटिव क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, यह रिलेटिव क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है। जैसे रिलेटिव क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अगर हमें पूछे, दो मीडियम मान लो दिया हुआ है, ऊपर वाटर है नीचे ग्लास है, तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, इसके बाद हम लोग यहाँ पर ले लेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, दोनों को डिवाइड करेंगे और साइन इनवर्स का जो वैल्यू निकल के आएगा वही एंगल मेरा क्रिटिकल एंगल बनेगा रिलेटिव, जिससे दो मीडियम का। तो उसको खैर निकाला नहीं जाता है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आता है बच्चों आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। चलिए हम लोग इसी में दूसरा पढ़ते हैं बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, ठीक है, वो था रिलेटिव, ये है एब्सोल्यूट, ठीक है। ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसान रहेगा, किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग चूंकि अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो एब्सोल्यूट जब भी रहेगा बच्चों, एब्सोल्यूट अगर रहेगा तो समझ जाइए कि एब्सोल्यूट में एक मीडियम फिक्स है, रेयरर मीडियम को फिक्स हम कर देंगे। रेयरर मीडियम जो होगा हमारा एयर होगा या वैक्यूम होगा, कुछ भी हो सकता है, और एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, और नीचे किसी भी प्रकार के मीडियम होगा, ठीक है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μm मान लिए, चाहे वो मीडियम वाटर हो, ग्लास हो, डायमंड हो, बेंजीन हो, या किसी अन्य प्रकार के मटेरियल हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझेंगे, फिर से हम वही काम करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर हम लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे, किस प्रकार से आप देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे बच्चों इस जगह, इस प्रकार से। और ये जो लाइट इंसिडेंट किया है यह किसी क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट किया है, ताकि यहाँ पर जो एंगल बन जाए यह 90 डिग्री का एंगल बन जाए। जब भी लाइट क्रिटिकल एंगल पास करता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सरफेस को ग्रेजिंग करेगा। तो अब हम लोगों को इस केस में
यह क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे जानेंगे? तो फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे जैसे इससे पहले किए थे। चलो अप्लाई करके देखेंगे। लिखेंगे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, क्या होने वाला है देखो। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्योंकि लाइट जो है ना ये मीडियम से एयर के तरफ, यानी इसमें डेंसर से रेयर के तरफ जा रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू में इसका एंगल लेंगे, फिर इधर चला गया आपका है ना ऊपर एयर में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके बाद हम लोग इसमें एंगल ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट इसी में करते हैं म्यू एम इंटू में साइन सी आर बराबर 1 इंटू में साइन 90 लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन सी आर बराबर साइन 91 हो जाएगा बच्चों। तो ये 1 एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, म्यू एम मल्टीप्लाई रहने देते हैं, इधर 1 कर लो। सो साइन सी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एम, एंड क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 1 बाय म्यू एम। और ये जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आया बच्चों, यह मेरा एब्सोल्यूट क्रिटिकल एंगल, यह मेरा एब्सोल्यूट क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गया। ठीक है, ये किसका वैल्यू आया बच्चों? तो एब्सोल्यूट क्रिटिकल एंगल का। अब देखो अब क्या होने वाला है, ये जो क्रिटिकल एंगल है एब्सोल्यूट क्रिटिकल एंगल, अब इसके मदद से, इस फॉर्मूला की मदद से किसी भी मीडियम का हम क्रिटिकल एंगल निकालेंगे, उसको आप ध्यान से समझेंगे। और ये क्वेश्चन तो आता है कि नहीं, इससे ऑब्जेक्टिव आता है। बताते हैं अभी कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला वैल्यू है ऑब्जेक्टिव जो बार बार रिपीट होकर के आता है, उसके बारे में भी आप लोग बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे बच्चों, आप ध्यान से समझिए। ये फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, क्रिटिकल एंगल निकालने की है, साइन ये सी आर बराबर क्रिटिकल एंगल बराबर साइन इनवर्स 1 बट्टा म्यू एम। यानी कि अगर मान लो कि ऊपर पर एयर है या वैक्यूम है, लेकिन नीचे किसी प्रकार के मीडियम रखते हैं, तो जो मीडियम रखेंगे उसका क्रिटिकल एंगल बनेगा बच्चों। यहाँ पे एयर यहाँ पर वाटर रखेंगे तो वाटर का, ग्लास रखेंगे तो ग्लास का, डायमंड रखेंगे तो अलग अलग मीडियम जैसे रखेंगे। यहाँ पे ये वाला डायग्राम देख रहे हो ना, यहाँ पे जैसे अलग अलग मीडियम रखेंगे तो उस हिसाब से उसका क्रिटिकल एंगल आएगा। चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं कि नहीं, आगे समझते हैं इसमें। जैसे बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 एग्जाम्पल जैसे आप समझेंगे हम ना। यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में बच्चों ले लेते हैं इसके लिए, तो 4 ग्लास के लिए, 4 ग्लास के लिए, ग्लास मतलब कांच के लिए। हमें पता है कि अगर ग्लास है बच्चों, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह 3/2 या नहीं तो 1.5 होता है। ठीक है, तो ऊपर पर हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे जानो, अब यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाते हैं ऐसे करके। ऊपर पर हम लोग एयर ले लेते हैं और नीचे हम ग्लास ले लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि हम इसको क्रिटिकल एंगल में पास करा रहे हैं बच्चों। 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, नीचे ग्लास है ऊपर एयर है। कितना क्रिटिकल एंगल होगा इसे हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला को, वी नो डैट, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, तो सी आर बराबर साइन इनवर्स 1/1.5, ये हो जाएगा 1/1.5, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव 1.5 था बच्चों। सिर्फ यहाँ पर या तो एक ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर अगर एक फॉर्मूला अगर आप देखना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, तो 1/μm था। ठीक है, और इस μm की वैल्यू यानी कि ग्लास के लिए कितना 1.5 हो जाएगा। इससे अगर बैठा देते हो साइन इनवर्स 1/1.5, तो आफ्टर जो इसकी कैलकुलेशन करके, यानी साइन इनवर्स 1/1.5 है, इसका जो वैल्यू निकलता है बच्चों, इससे आप जब कैलकुलेशन करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेशन
कि नहीं, को सीधे याद रखना पड़ेगा वैल्यू को। इससे जो वैल्यू निकल करके आया बच्चों साइन इनवर्स 1/1.5 का वैल्यू, क्योंकि ग्लास है तो ग्लास का 42 डिग्री होता है। तो ये आप याद रखेंगे कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बच्चों कई बार पूछा जाता है कि नहीं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग बताने वाले हैं। तो इतना आप याद रखेंगे, जो क्रिटिकल एंगल है बच्चों वो ग्लास के लिए, ये किसके लिए है। तो थोड़ा सा आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इससे भी अच्छा तरीका से आपको हम लिखना बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये जो बच्चों हम क्रिटिकल एंगल निकाले हैं वह क्रिटिकल एंगल किसके लिए है, तो ग्लास के लिए। तो यहाँ पर C फॉर ग्लास लिख देंगे नहीं, तो क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए कितना होता है 42 डिग्री। याद रखेंगे, आसान है, एक वर्ड में याद हो जाएगा कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल तो 42 डिग्री, नहीं। ये जो क्रिटिकल एंगल है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्लास है, कांच है, तो उससे अगर रे ऑफ लाइट बाहर निकल रहा है तो 42 डिग्री एंगल पर अगर लाइट आएगा, अगर उससे कम एंगल पर होगा तो रिफ्लेक्शन करेगा, लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा। अगर 42 डिग्री पर इंसिडेंट करेगा तो सरफेस पर ग्रेजिंग करेगा, लेकिन अगर 42 डिग्री से ज्यादा एंगल पर पास करेगा तो वो लाइट अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी पार्टिकुलर एंगल है जिस पर जब भी लाइट पास करेगा तो इसी प्रकार से सरफेस को ग्रेजिंग कर जाएगा। तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, सिर्फ उसी प्रकार से सेकेंड नंबर में जानिए। सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं बच्चों, लिखेंगे सेकेंड नंबर में ये हो जाएगा फॉर वाटर। और वाटर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डियर बच्चों, वाटर के लिए वह 1.33 होता है, यानी तो 4/3 भी कहा जाता है। यानी कि ऐसे ही समझ लो, जैसे ये एक सरफेस है और यहाँ पर ऊपर पर एयर है और नीचे में वाटर है, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, वाटर है बच्चों, W लगा सकते हैं। और इस पर इधर से कोई रे ऑफ लाइट पास किया, इस प्रकार से गया, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल बना, वाटर के लिए है तो वाटर का निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा क्योंकि क्रिटिकल एंगल पर पास करा रहे हैं। तो देखो कितना आता है यहाँ पे, फिर से इसीलिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर कि नहीं, यहाँ पर C फॉर वाटर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1.33 and now after calculation the value is get in this equation 49 डिग्री। और ये हमारा क्रिटिकल एंगल जो हुआ बच्चों वाटर के लिए, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी आप लोगों को काफी यूजफुल होने वाला है कि क्रिटिकल एंगल वाटर के लिए कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पर 49 डिग्री। यानी 49 डिग्री एंगल पर जब भी वाटर से लाइट निकलेगा तो सरफेस को ग्रेजिंग कर जाएगा। अगर इससे कम एंगल होगा तो बाहर निकल जाएगा, ज्यादा एंगल होगा तो फिर से वाटर के अंदर में ही रिफ्लेक्शन कर लेगा। सर ये तो यहां तक समझ लिया हम लोग। अब हम लोग फिर से समझते हैं बच्चों, चूंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे हम आप लोगों को बताने वाले, ठीक है। तो इसको देखिए थोड़ा सा। तो तीसरा नंबर जो हम जानेंगे बच्चों, यह हम जानेंगे फॉर डायमंड के लिए। फॉर डायमंड, डायमंड हम लोग जानते हैं बच्चों, डायमंड के बारे में आप लोग पढ़े हुए थे। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 के बराबर होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.21 होता है कि नहीं, डायमंड के लिए। डायमंड कि नहीं, जैसे डायमंड का क्रिटिकल एंगल हम कैसे निकालते हैं, देखो फिर से हम समझते हैं। जैसे नीचे अगर मान लीजिए डायमंड है, ऊपर पर एयर है, ठीक है, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाएगा बच्चों म्यू डी का, डायमंड का वह 2.42 होता है, ठीक है, 2.42 होता है। और यहां पर इस प्रकार से लाइट पास करेगा बच्चों, इस प्रकार से यहां पर लाइट पास करेगा या इंसिडेंट करेगा। डायमंड का क्रिटिकल एंगल निकालना है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब देखो कि डायमंड का कितना क्रिटिकल एंगल होता है, ध्यान से समझेंगे बच्चों डायमंड का क्रिटिकल एंगल के बारे में। जैसे यहां पर निकालने वाले हैं बच्चों क्रिटिकल एंगल डायमंड का, ठीक है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होगा, लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2.42, और आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू आने वाला है बच्चों
आपको याद रखेंगे 24 डिग्री। ये जो क्रिटिकल एंगल है बच्चों डायमंड के लिए कि नहीं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों में से सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट को रहे तो आप ये वाला वैल्यू है जो डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना है। ये वाला वैल्यू बच्चों कई बार पूछा है 12th एग्जाम में, बार बार रिपीट होकर पूछता रहता है कि डायमंड का क्रिटिकल एंगल, डायमंड का क्रिटिकल एंगल, नहीं तो जब भी आपको पूछे डायमंड का क्रिटिकल एंगल क्या है, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता है डायमंड की क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री। एक बात और समझिए, डायमंड का सबसे कम क्रिटिकल एंगल होता है। कोई भी मटेरियल आप ऐसा नहीं देखेंगे जिसमें डायमंड से कम क्रिटिकल एंगल होगा, सभी में डायमंड से ज्यादा होगा, लेकिन सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका, डायमंड का होता है। ठीक है, मात्र 24 डिग्री। अगर 24 डिग्री 24 डिग्री पर लाइट पास किया तो सरफेस को ग्रेजिंग करेगा, इससे कम रहेगा तभी लाइट निकलेगा, लेकिन इससे ज्यादा रहेगा तो लाइट अंदर में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेगा। ये बच्चों डायमंड का क्रिटिकल एंगल मात्र 24 डिग्री होता है। इसी वजह से एज ए रिजल्ट डायमंड काफी ज्यादा चमकीला होता है, स्पार्कलिंग करता है। डायमंड बहुत ज्यादा स्पार्कलिंग होता है, करता रहता है, चमकता रहता है। जैसे आप लोग पिक्चर समय देखते होंगे कि नहीं, पिक्चर समय बच्चों आप लोग देखते होंगे, जैसे ऐसा डायमंड वाला पिक्चर रहता है जैसे क्या होता है कि हाथ से बैग छूटता है, एकदम से गिरता है नीचे, डायमंड बिखर जाता है, एकदम चमकने लगता है। आप लोग देखते होइएगा कि नहीं, लगता हुआ क्या चमक रहा है इतना। डायमंड चमकीला होता है। डायमंड की चमकने की क्या राज है, क्यों चमकता है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। जो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है काफी इंपोर्टेंट है, और इससे ऑब्जेक्टिव में कि नहीं आपको कई बार पूछा हुआ है 2 नंबर का भी, और ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्या पूछा बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए अब आगे डायमंड के बारे में नोट करके। ठीक है, देखो वो डायमंड जो होता है ना, डायमंड को हम लोग हिंदी में हीरा कहते हैं। डायमंड को हीरा यानी डायमंड है यहाँ पे, डायमंड स्पार्कलिंग करता है। क्यों, इसके बारे में समझिए। डायमंड का पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद सारा चीज हम लोग जानेंगे। तो डायमंड का जो बच्चों शेप होता है वो कोई निश्चित शेप नहीं होता है, आप इरेगुलर शेप होता है। जैसे हम इस प्रकार के भी बना सकते हैं, किसी प्रकार के आप बना सकते हो डायमंड का शेप। जैसे हम ऐसे करके बना ले, अभी जैसे आप लोग को बताने वाले हैं बच्चों डायमंड का एक शेप ऐसे करके। तो ये एक सपोज कीजिए ये डायमंड का हमने शेप बनाया, ये इस प्रकार से इरेगुलर शेप होता है। ये डायमंड का शेप है बच्चों, सपोज कीजिए इस प्रकार के शेप हम लोग बना सकते हैं। इस प्रकार के डायमंड का शेप हमने बनाया, यानी ये जो बच्चों बनाए हैं डायमंड का, ये इसमें इससे ज्यादा भी साइड हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई जोर नहीं कि जितना हम लिए हैं, या ये छोटा है बड़ा कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा, इस प्रकार से आप ले सकते हो डायमंड में। ठीक है, अब इसमें समझिए कि किस प्रकार से लाइट का रिफ्लेक्शन करता है। ये बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम ऐसे मान लेते हैं कि ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, और एक रे ऑफ लाइट इधर से मान लो आया, इंसिडेंट किया, इधर से आया रे ऑफ लाइट ऐसे करके आया, इंसिडेंट किया। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट एक इधर से आया, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिए हैं, इधर से कोई रे ऑफ लाइट जो है बच्चों आया है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, इधर से रे ऑफ लाइट आया है ऐसे करके। ठीक है, किस एंगल पर आया है, मान लीजिए आई एंगल पर आया, इंसिडेंट किया है, इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया। ठीक है, अब लाइट क्या होगा, ऊपर बाहर में तो एयर है, ये डायमंड है, क्रिटिकल एंगल ज्यादा, इसका रिफ्लेक्टिवनेस ज्यादा है बच्चों, डायमंड है इसलिए। तो लाइट रेयरर से किधर को जाएगा, डेंसर की तरफ। हम लोगों को पता है कि लाइट जब भी रेयरर से डेंसर की तरफ जाता है तो ये नॉर्मल के तरफ बेंड करता है। अब कैसे बेंड करेगा, अब देखो तो थोड़ा सा ध्यान से, लाइट तो सीधे जाएगा नहीं, ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, ऐसे करके बेंड करेगा, इस सरफेस पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बच्चों। ये जो इंसिडेंट किया लाइट, जब भी इसके अंदर लाइट पास करेगा तो यहां जो इंसिडेंट किया बच्चों, ये एंगल, ये वाला जो एंगल है, यह इंसिडेंट एंगल बड़ा हो जाएगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। देखते जाओ, क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, बड़ा, क्योंकि एक बार तो लाइट इंटर कर गया,
कि नहीं। रेयरर से डेंसर के तो आसानी से चला जाएगा, लेकिन दिक्कत आता है डेंसर से लाइट को रेयरर में जाने में। तो ये ऐसे करके आया, दूसरे सरफेस पर टकराया लाइट, लेकिन ये जो इंसिडेंट किया, यह इंसिडेंट एंगल अगर बड़ा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल मतलब डायमंड है तो 24 डिग्री से अगर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर 24 डिग्री से बड़ा एंगल पर लाइट इस पर आ गया तो लाइट बाहर नहीं निकल पाएगा। अब वो लाइट क्या करेगा, फिर से इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेगा और वही रे ऑफ लाइट दूसरे सरफेस पर जाकर टकरा जाएगा। फिर देखो, फिर से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग, और ये इंसिडेंट एंगल फिर से इंसिडेंट का मान क्रिटिकल से बढ़ गया, ठीक है। फिर अब ये लाइट बाहर नहीं निकलेगा, फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके दूसरे सरफेस पर जाएगा, फिर इसमें रिफ्लेक्शन कर इस सरफेस पर जाएगा, फिर इधर को आएगा। यानी इसमें लाइट क्या होता है बच्चों, इसके अंदर में घूमता रह जाता है, बार बार टकराता है, अलग अलग सरफेस पर टकराया। तो समझो कि ये जो रे ऑफ लाइट है जैसे ही डायमंड के अंदर प्रवेश किया, कि ये डायमंड के अंदर लाइट जाने के बाद ये अंदर में बार बार टकराता है अलग सरफेस पर, ऐसा ऐसा बहुत सारा रे ऑफ लाइट अगर पास करेगा तो बताओ डायमंड चमकीला होगा कि नहीं, चमकीला होगा, चमकेगा, ठीक है। डायमंड जैसे आप लोग जानते होंगे, डायमंड बहुत ही कॉस्टली होता है, कीमती होता है, लेकिन कीमती से क्या बच्चों, आप लोग तो कभी कभी ये भी कह देते हो कि जी करता दिला दूं तुझको बुर्ज खलीफा। जब आप लोग बुर्ज खलीफा की बात कर सकते हो तो ये तो डायमंड इसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं डायमंड में। डायमंड को चमकीला होने की कारण क्या है पहले समझो। डायमंड को चमकीला होने की जो सबसे पहला कारण है, इस डायमंड का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, जिस वजह से उसकी क्रिटिकल एंगल बहुत कम हो जाता है। बच्चों इसकी क्रिटिकल एंगल कम होना ही इसका चमकीला होता है, इसी की वजह से चमकता है। क्योंकि जैसे ही क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा तो अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट की वजह से इसमें ये स्पार्कलिंग करेगा। तो डायमंड इज स्पार्कलिंग, द डायमंड इज स्पार्कलिंग इज ड्यू टू, देखो बच्चों डायमंड स्पार्कलिंग करता है किसके वजह से, इसका दो कारण है। सबसे पहला जो कारण है बच्चों, द स्मॉल क्रिटिकल एंगल, सबसे पहला है कि स्मॉल क्रिटिकल एंगल, और दूसरा जो कारण है बच्चों, इट इज sparkling is due to total internal reflection, total internal reflection, total internal reflection, ठीक है। इसका ये दोनों चीज याद रख सकते हैं। ज्यादातर तो यही चीज पूछा जाता है कि डायमंड चमकीला यानी स्पार्कलिंग होने की मेन कारण क्या है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। और ये भी है क्रिटिकल एंगल भी इसका स्मॉल होता है, उसी की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, ये इसका मेन कारण है। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, तो इससे बच्चों आप लोग, ये मोस्ट भी है आप लोगों के लिए 2 नंबर के लिए, तो आप इसे अपना याद कर लेंगे। और एक यहाँ पे इसको भी आप याद कर लेंगे। ये जो वैल्यू बताया बच्चों आपको 3 वैल्यू, एक डायमंड का, एक आप लोग वाटर का, और एक जो आप लोग को बता दिया यहाँ पर ग्लास का, ये भी आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को नहीं, आज हमने पूरे जो है क्रिटिकल एंगल के बारे में आप लोग एक्सप्लेन करके बता दिए कि क्रिटिकल एंगल कितने टाइप्स का होता है। इससे पहले आप लोग क्रिटिकल एंगल क्या उसकी डिफिनेशन भी बता दिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग कि नहीं यहीं तक रहने देते हैं, और हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस जो हमारा पटेल फीस चैनल है बच्चों, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप लोगों के इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है।
और आप लोगों के बच्चों के लिए एक और हमने चैनल बना दिया है पटेल फिश ब्लॉग्स, जिसमें आप लोगों को मॉनिटर करेंगे, तो उसे भी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि वो सभी स्टूडेंट आपके साथ हमारे साथ मिल करके मेहनत करेंगे और हम लोग एक से एक बेहतर रिजल्ट देंगे। और हमारा जो क्रैश कोर्स है 1 नवंबर से, ये भी सभी आदमी मिल करके हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।